हेलो 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 हेलो। हाँ भाई लोग, बेटा ये जो सेशन है मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, कुछ रीजन से मैं लाइव नहीं ले पाया। ठीक है। तो आज अपने 7 दिन के चैलेंज का ये 7वां दिन है और आज लास्ट दिन में हम सिर्फ एक ही चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर की। तो देखो वैसे सेमीकंडक्टर जब डिटेल में पढ़ाते हैं तो बहुत समय लगता है और बहुत चीजों को हम डीप में जाके समझते हैं, लेकिन उसी उलझन के चक्कर में चलते हम आसान क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि कंसेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैं इस सेशन के अंदर सारी चीजों को समराइज करूंगा, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको दूंगा। वो वाले पॉइंट्स पे बात करूंगा जहां पर जो हमें ध्यान रखना ही रखना है क्वेश्चन सोल्विंग के हिसाब से, न्यूमेरिकल अप्रोच के हिसाब से। ठीक है। आज के इस सेशन में बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा लॉजिक गेट की। एक बहुत ही आसान सा दिखने वाला पोर्शन है और है भी आसान, लिटरली आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो इसके अलजेब्रा जो है वो थोड़े अलग हैं। बाकी जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उनसे ये थोड़ा हटके है। तो इसमें अलग क्या चीज है वो देखेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और पीएन डायोड बताऊंगा और उस पीएन डायोड के एप्लीकेशंस बताऊंगा। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ना आपको लॉजिक गेट मिलेगा ना आपको एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड्स मिलेंगे। ये नहीं हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड से क्वेश्चन आया, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया, हर बार क्वेश्चन आते हैं और अभी भी आएंगे। ठीक है ना। और जेई मेंस का रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से डिलीटेड पोर्शन कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन तो कहीं से भी दे देता है एनटीए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो डिलीटेड पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स बहुत ही आसान सा पोर्शन है और देखो क्रिस्प बातें बताऊंगा सीधा सीधा। लॉजिक गेट में 3 टाइप के फंडामेंटल गेट होते हैं। जब भी बात होती है फंडामेंटल गेट तो लॉजिक गेट्स में फंडामेंटल गेट 3 टाइप के होते हैं। ये है क्या चीज, लॉजिक गेट्स क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। देखो कोई भी चीज का वेरिएशन, जैसे समय का वेरिएशन, मान लो एक वायर है उसमें करंट का वेरिएशन, एक रूम के टेम्परेचर का वेरिएशन, जब टेम्परेचर मान लो किसी चीज का बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो टेम्परेचर समय के साथ आप देखो कि कोई भी चीज आप समय के साथ देखो तो कंटिन्यूअस चेंज होता है। लेकिन जो मशीन होती है उस कंटिन्यूअस चीजों को नहीं समझती, उनमें इनपुट कैसे दिया जाए। कंटिन्यूअस इनपुट तो हम देकर के उसको रीड कैसे करें। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। एक एनालॉग मीटर आता है, एक डिजिटल मीटर आता है। एनालॉग मीटर क्या करता है, जो करंट फ्लो करता है उसको एक डिफ्लेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। करंट बढ़ता है, डिफ्लेक्शन कंटिन्यूअस बढ़ता है घटता है, ये सब होता है। लेकिन एनालॉग मीटर क्या करता है, उसको रीड करता है। एनालॉग मीटर क्या करता है, उसकी एक डिजिटल वैल्यू आपको देता है, जैसे 2 एम्पियर, 2.1 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, 2.3 एम्पियर। तो अब जैसे मान लो करंट बढ़ेगा, हमारा डिजिटल मीटर ऐसा रीड कर रहा है 2.1, 2.2, 2.3 एम्पियर, लेकिन क्या एक्चुअल में 2.1 के बाद डायरेक्ट 2.2 एम्पियर हुआ होगा? नहीं, वो कंटिन्यूअस बढ़ता है। लेकिन हमारा जो अमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही बताता है, एक फिक्स वैल्यू के इंटरवल में वो आगे बढ़ता है। जैसे समय देख लो, घड़ी, एनालॉग वॉच जो आती है वो कंटिन्यूअस समय बता रही है, लेकिन डिजिटल वॉच जो आती है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू बताती है, 7:33 फिर उसके बाद 23 सेकंड, 24 सेकंड, 22 के बाद 23 सेकंड के बीच में बहुत 100 मिली सेकंड का इंटरवल होता है। ठीक है ना। तो जब भी हम मशीन को कोई सिग्नल देते हैं ना तो यही होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है। एनालॉग सिग्नल मशीन समझ नहीं पाएगी, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो इसलिए डिजिटल सिग्नल दिए जाते हैं। अब उसमें भी डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं और उसको कोई एक एक्शन करना है, कोई भी एक काम करना है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग उन इनपुट के बेसिस पे एक आउटपुट बाहर निकालेगा। तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिकली डिजिटल इनपुट्स इसमें देते हैं हम, और मल्टीपल इनपुट आते हैं, अलग अलग इनपुट आते हैं और एक आउटपुट फाइनली ये बाहर निकालता है। ये जो इनपुट्स हैं, हो सकता है एक हो सकता है 2 इनपुट आए, हो सकता है 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी इनपुट आ सकते हैं।
लेकिन हमारे सिलेबस में 2 इनपुट तक ही है, हम ज्यादा इससे ज्यादा इनपुट सिग्नल की बात नहीं करते हैं। तो जो फंडामेंटल गेट होते हैं वो 3 गेट्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनका काम जो है वो कैसे एक्ट होगा उसको हम यहां पे समझेंगे। एक होता है नोट गेट, सिंपल है नोट गेट। नोट गेट का काम होता है उल्टा काम करना। हमारे यहाँ जो डिजिटल सिग्नल होंगे, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी सिग्नल जिसे बोलते हैं, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं। जैसे हमारा जो मैथमेटिक्स में चलता है डेसिमल सिस्टम चलता है, जिसमें 0 1 2 3 4 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर होते हैं, ठीक है ना। वो मल्टीपल टाइम्स चलते हैं, कोई भी नंबर में वही 10 नंबर रिपीट होते हैं। ऐसी बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। तो मशीन में जो कोडिंग, जो सिग्नल दिए जाते हैं वो सारे 0 1 0 1 0 1 के टर्म्स में दिए जाते हैं। तो हम यहां जो लॉजिक गेट्स में इनपुट देंगे वो सिर्फ ये या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जो नोट गेट है उसका काम होता है कि जो हम सिग्नल इनपुट दे रहे हैं उसका उल्टा कर देगा, क्योंकि 2 ही है, 0 या 1। 0 इनपुट देंगे तो ये आउटपुट 1 कर देगा, 1 देंगे तो ये 0 कर देगा, उल्टा कर देगा। ये होता है नोट गेट। यदि मैं इसके इनपुट सिग्नल को मैं ए बोलता हूं, ए इनपुट को, तो इसका जो आउटपुट है ये हो जाएगा ए बार, ए बार, ए बार। तो इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। अब ये क्या चीज है ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल क्या है कि ऑल पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को रिप्रेजेंट करने वाली एक टेबल बनाई जाती है, जिसमें सारे जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं वो दिए जाते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। अब यहां नोट गेट में तो एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो यदि इनपुट 0 दिया तो आउटपुट जो आएगा वो इसका उल्टा नोट कर देगा। नोट को दिखाने का तरीका होता है बार लगाना। किसी भी सिग्नल के ऊपर ऐसे बार लग गया मतलब उस ए का उल्टा है वो, ठीक है। तो 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 0। दिस इज नोट गेट। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसको डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझो कि नोट गेट का मतलब है एक 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। दूसरे नंबर पे आता है एंड गेट। एंड गेट को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये डायग्राम भी याद रखना है एंड गेट का, नोट गेट का, सबका। एंड गेट में ये लाइन सीधी होती है और ऐसा सिग्नल बनाया जाता है। इसमें 2 इनपुट दिए जाते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट हम 2 ही पढ़ते हैं। वाई इनपुट ए और बी, और आउटपुट जो है उसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका यहां है ए डॉट बी। इसको डॉट को यहां एंड बोलते हैं, ए एंड बी। एंड को दिखाने के लिए जो रिप्रेजेंट है वो डेसिमल से किया जाएगा, डॉट से किया जाएगा, ए डॉट बी। इसका क्या सिग्नल होता है, दो इसका काम क्या होता है कि जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट निकालेगा। इनपुट में क्या करेगा, यदि दोनों इनपुट हाई है मतलब 1 है तो ही आउटपुट 1 करेगा, और बाकी हर केस में 0 करेगा। मतलब इस एंड गेट में जितने भी इनपुट हम देते हैं यदि सारे इनपुट हाई हैं, 1 है, तो ही आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। तो देखो ए और बी इनपुट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी, 0 0 1 0 0 1 1 1। तो देखो 0 0 0, 1 0 में भी 0, जब तक दोनों 1 नहीं होंगे 0 ही देगा, और जैसे ही इनपुट दोनों 1 हुए आउटपुट 1 आ गए, ठीक है। ये जो प्रॉपर यदि इसमें सीक्वेंस जो होता है इसको लिखने का ये होना चाहिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो बेटर होता है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिख रहे हो, इनपुट देखो और उसके हिसाब से आउटपुट निकाल दो। तो इसके आउटपुट को मैथमेटिकली हम लिखते हैं ए डॉट बी, डॉट मतलब एंड गेट। ऐसे ही तीसरा जो गेट होता है फंडामेंटल गेट होता है ओर गेट। ओर गेट का काम क्या है, मतलब हमारे को मान लो 2 इनपुट दिए जा रहे हैं, दिस और दिस, तो ये उसके हिसाब से आउटपुट निकालता है कि दोनों में से कोई भी यदि 1 है तो आउटपुट 1 कर देगा। कोई भी 1, दोनों 1 है बहुत बढ़िया बात है, एक 1 है तो बढ़िया बात है, दूसरा 1 है तो बढ़िया बात है, दोनों 0 है तो 0, अदरवाइज 1। जैसे मान लो अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है कि भाई हमने कोई अटेंडेंस ली स्टूडेंट्स की, तो दो क्लासरूम से, हाँ भाई इसके स्टूडेंट प्रेजेंट है सारे, यस, इसके प्रेजेंट है सारे, यस, तो हाँ ठीक है भाई चालू किया जाए काम। मतलब दोनों तरफ से जब फाइनल आता है कि हाँ क्लियर है तब जाके आगे। जैसे मान लो एक मशीन के 5 पार्ट्स हैं और 5 टीमें बांट रखी है कि भाई ये बड़ी सी मशीन है, 5 पार्ट्स प्रॉपर्ली काम करेंगे तब जाके मशीन को ऑन किया जाएगा। तो 5 टीम से पूछा जाता है हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही है भाई डन, तुम्हारा क्या कहना है, बिल्कुल डन। यदि सब टीम कहती है डन तो वो डन, ये वाला काम तो कर रहा था एंड गेट। लेकिन मान लो इसके अलावा दूसरा कोई सिस्टम लेते हैं, मान लो उल्टा सोचते हैं थोड़ा सा,
कि मान लो हमें मशीन को बंद करना है, अब उल्टा काम, बंद करना, चालू करते टाइम तो हम तो सबसे डन करवाएंगे, हाँ डन है तो चालू कर दो, लेकिन वही मशीन को ऑपरेशन में चल रही है, काम कर रही है, अचानक से 5 टीमों से पूछा जा रहा है, बीच में सिग्नल लिया जा रहा है, हाँ तुम्हारे कोई दिक्कत, वो कहता है ना साहब कोई दिक्कत नहीं। यदि सब कहते हैं ना साहब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है चलने दो, लेकिन यदि एक भी कह देता है कि यस सर प्रॉब्लम है बंद करो, तो तुरंत मशीन को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट निकालना। तो और गेट क्या करता है, जो दोनों इनपुट हैं इनमें से कोई भी 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 कर देगा, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा। तो यहां ए और बी दो सिग्नल भेजे गए, तो आउटपुट वाई जो है यहां ए और को यहां प्लस से दिखाते हैं। प्लस मतलब ये वैसा वाला एडिशन नहीं है, यहां प्लस और को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी। तो यहां जो आउटपुट होगा ए और बी, ये दोनों 0 होंगे तो 0 होगा, बाकी हर केस में 1 होगा, बाकी हर केस में 1 होगा। इन तीनों लॉजिक गेट्स की टेबल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ये तो है फंडामेंटल गेट्स। इसके बाद 2 गेट आते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसमें क्या होता है, नोर गेट और नैंड गेट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे लॉजिक गेट्स होते हैं जिनका यूज करके हम चाहें तो एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नोट गेट भी। अब मतलब सिर्फ और सिर्फ नोर का यूज करके, भाई बहुत सारे नोर गेट हमारे लेबोरेटरी में पड़े हैं, उनका यूज करके हम नोट एंड और सब बना सकते हैं, सारे फंडामेंटल गेट बना सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल बोलते हैं। ये भी यूनिवर्सल गेट है, ये भी यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। इसका भी सेम वैसे ही एंड गेट नोट गेट की तरह इसका भी एक ट्रुथ टेबल होता है। तो इसमें क्या है, 2 इनपुट दिए गए ए और बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे होगे तो आप और गेट जैसा लग रहा होगा, और जैसा, लेकिन बेटा ये और नहीं है। नोर के लिए देखो ये गोला बना रखा है, यहां पे ये गोला बताता है, यहां और को देखोगे तो यहां डॉट नहीं है ऐसा, लेकिन यहां पे ये डॉट है, तो ये इसका मतलब होता है नोट करना, नोट। तो और के बाद नोट, ये होता है नोर। पहले और मतलब प्लस, फिर उसका नोट, नोट मतलब बार, दिस इज नोर गेट। और इसका आउटपुट जो है वो और का उल्टा होगा, और में 0 0 में 0 हुआ था ना, वहां तो यहां 1 है, और बाकी हर केस में 0 है, दिस इज नोर गेट। ऐसे ही नैंड गेट होता है, एंड के बाद नोट करना, ये एंड गेट और उसका नोट, ये आ गया नैंड गेट। ए इनपुट बी इनपुट, तो यहां जो आउटपुट आएगा वो आएगा, पहले एंड करो ए एंड बी और उसका नोट कर दो, ये नैंड गेट हो गया। तो यहां आउटपुट देखोगे तो 1 1 में वो एंड गेट 1 देता था, ये 0 देगा, बाकी हर केस में 1 देगा। इनकी ट्रुथ टेबल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल बना लो और इनके रिप्रेजेंटेशन बना लो, ये हमारे काम आते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम इनको अच्छे से और डिटेल में समझने से पहले कुछ बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स सीखते हैं तो हमारे अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब सीखते हैं। ऐसे ही जब आप एक डिजिटल इनपुट को पढ़ना सीख रहे हो, बाइनरी नंबर को पढ़ना सीख रहे हो, तो बाइनरी नंबर की ये जो बूलियन अलजेब्रा है, अलजेब्रा जो है वो हमें समझना होगा। कुछ कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे पहला पॉइंट बेटा, यदि कोई भी सिग्नल ए है उसका 2 बार नोट कर दिया जाए, एक बार नोट करने का मतलब बार, 2 बार का मतलब है 2 बार नोट किया, मतलब 0 रहा होगा तो 0 का नोट करेंगे 1 आएगा, 1 का फिर दोबारा नोट करेंगे 0 आ जाएगा। मतलब एक बार नोट करने से उल्टा होता है, दोबारा में वापस से सेम बन जाता है ए। तो ए को 2 बार नोट करने का मतलब वापस से ए बन गया, नॉर्मल सी बात है। दूसरा बेटा, मान लो ए में ए को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, ए में ए को ऐड किया जाए तो देखो, ए यदि 0 है तो 0 और 0 ऐड मतलब और है, यहां पे बता रहा हूं, प्लस साइन का मतलब यहां और है, मैं प्लस बोलूंगा मतलब और है, तो 0 और 0 का और गेट, आंसर भी 0, आंसर भी 0 सॉरी। और 1, यदि ए 1 है तो 1 और 1 का आंसर 1, मतलब मैं ए को 0 ले रहा हूं तो 0 आ रहा है, ए को 1 ले रहा हूं तो 1 आ रहा है,
तो इसका मतलब ए प्लस ए का जो आउटपुट है वो ए ही होगा। यदि और गेट में दोनों सिग्नल ए दे दिए जाए तो आउटपुट भी ए आएगा। ऐसे ही ए डॉट ए, ये भी ए ही हो जाएगा। मतलब ए को 0 रखोगे तो 0.00 आ जाएगा, और ए को 1 रखोगे 1.11 आ जाएगा। मतलब जो ए रखोगे आउटपुट भी वो ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है ए प्लस ए बार। ए में ए बार ऐड किया जाए, मतलब और किया जाए, मतलब एक 0 दे रहे हैं तो दूसरा उसका बार 1 आएगा। 0 और 1 ऐड होंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। एक 0 होगा तो दूसरा पक्का 1 होगा, तो 0 प्लस 1 तो हमेशा 1 ही आएगा, तो ये 1 आएगा। और गेट कहता है कि मेरे में तो कोई भी एक इनपुट 1 हो गया ना तो आउटपुट 1 है। चाहे 50 इनपुट है उनमें से एक इनपुट 1 कर दिया ना तो आउटपुट 1 ही दूंगा मैं। तो ए प्लस ए बार में पक्का है एक तो 1 होगा। ऐसे ही एक ये होता है, क्या हो रहा है भाई, ए डॉट ए बार। तो एक 0 होगा एक 1 होगा, तो डॉट में तो मतलब एंड गेट में तो कोई भी 0 तो आंसर 0 ही आएगा। तो ए डॉट ए बार 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ए में यदि 1 प्लस कर दिया जाए, मतलब ए का 1 और कर दिया जाए। ए में एक मतलब और गेट में एक सिग्नल ए दिया और एक 1 दिया, तो जैसे ही 1 को देखेगा तो ये कहेगा अरे रे रे रे, मुझे दूसरा देखना ही नहीं है। एक 1 तो आंसर 1, ये 1। वहीं यदि ए में डॉट कर दिया जाए 1 का तो ए ही आएगा। ए में 1 का डॉट कर दिया जाए ए ही आएगा, क्योंकि यदि ए है मतलब 0 तो 0 आ जाएगा, 1 तो 1 आ जाएगा। मतलब जो ए रखोगे वही आंसर आएगा। तो ये सारे ऐसे, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन याद रखते हैं ना, ऐसे ये फैक्ट याद रखने। और देखो, यदि ए में डॉट कर दिया जाए 0 का तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 तो दूसरा देखना ही नहीं है। डॉट में तो कोई भी 0 तो 0 आंसर। इसके बाद ए प्लस बी का बार यदि ऐसा है, दो मतलब और करके नोट किया है, मतलब नोर, ये नोर गेट है एक प्रकार से। तो जब भी हम इस बार को ओपन करते हैं ना तो कैसे करते हैं, ए का बार, और ये जो प्लस है जब भी बार ओपन करेंगे हटाएंगे बार को तो ये प्लस डॉट बन जाएगा बी का बार। तो ये जब बार ओपन करेंगे तो दोनों पे अलग अलग बार लग जाएगा और प्लस साइन डॉट में बदल जाएगा। यदि इसका उल्टा है, ए डॉट बी का बार है, तो एक्चुअल में ए बार और डॉट यहां प्लस बन जाएगा बी बार, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बूलियन अलजेब्रा हमें याद रखने होते। अब देखो, इनका यूज करके मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास नैंड गेट दिया है और उससे मैं नोट गेट बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा। नोट गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज करके नोट गेट कैसे बनाऊंगा। देखो, कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। नैंड गेट का यूज करके हम नोट एंड और कुछ भी बना सकते हैं। तो देखो, नोट गेट कैसे बनाएंगे, नोट गेट यूजिंग नैंड गेट। उसका तरीका क्या होता है कि यदि मान लो ये हमारा नैंड गेट है, ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है। यदि इसके दोनों सिग्नल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, दोनों इनपुट को सेम दे दिया जाए, मतलब सेम सिग्नल ए दोनों में दे दिया जाए, तो आउटपुट वाई क्या आता है इसका। पहले ये ए डॉट ए का बार, यही तो करता है दोनों सिग्नल का, दोनों में ए है तो ए डॉट ए करके और नोट कर देगा, बार लगा देगा। ए डॉट ए क्या आता है भाई, ए ही आता है का बार। अभी लिखवाया देखो, ए डॉट ए क्या आता है, ए डॉट ए ही आता है, तो उसका बार करेंगे तो ए बार हो जाएगा। बन गया नोट गेट, बन गया नोट गेट। ऐसे ही मान लो हमें बनाना है एंड गेट, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट।
नैंड गेट, नैंड गेट का यूज करके कभी एंड बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? देखो, नैंड गेट क्या होता है? एंड का नोट। नैंड गेट अपने आप में क्या करता है? एंड का नोट करके देता है। अब हम जानते हैं यदि नोट एक बार फिर से कर दिया तो दो नोट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बार का बार कैंसिल कर देता है। तो देखो इसमें यही दिमाग खेला गया कि ये जो हमारा नैंड गेट है, इसमें दो इनपुट दिए ए और बी, तो यहां जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का बार मिलेगा, ए डॉट बी का बार। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका दोबारा से नोट कर दे रहे हैं, लेकिन नोट करने के लिए नोट गेट यूज नहीं कर रहे, नैंड गेट यूज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ यूज नहीं करना है अपने को। तो क्या होगा, इस ये वाला नोट गेट, ये नोट ही तो है नैंड का यूज करके, ये लगा दो। तो जब भी ये लगाया, इसका मतलब ये देखो, जब भी ऐसा सिग्नल आए ना, समझ जाना नोट गेट है। तो आउटपुट जो y होगा वो a डॉट बी का बार था, उसका एक बार और कर देगा, मतलब ये a डॉट बी आ जाएगा। बन गया एंड गेट, बन गया एंड गेट। एक और होता है, वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती कन्वर्ट करने की। देखो ये हमें जरूरत नहीं पड़ती है कन्वर्ट करने की, वो क्वेश्चन में डायग्राम देता है, हमें इनको समझना होता है कि आउटपुट क्या होगा, वो तो हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करके समझ जाते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी याद रखना चाहते हो तो देखो मैं बता दे रहा हूं करके, एक्चुअल में इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करवा के नहीं पूछता, वो डायग्राम देता है और उन डायग्राम का आउटपुट पूछता है। क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी, टेंशन मत लेना। जैसे मान लो और गेट बनाना है, और गेट यूजिंग नैंड गेट, मान लो क्या नैंड गेट का यूज करके और गेट बना सकते हैं, तो इस पे दिमाग दौड़ाना था। तो देखो मैं थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा आपको एक चीज सिखाता हूं। और गेट क्या होता है? और होता है a प्लस बी। यदि मैं कहूं कि a प्लस बी को क्या मैं ऐसा लिख दूं, a प्लस बी का बार बार, दो बार एक दूसरे को काट देंगे, वही है। लेकिन मैं इसको ऐसा लिख क्यों रहा हूं अभी समझ में आएगा। अब मैं इस एक बार को ओपन करता हूं तो यह आएगा a बार डॉट प्लस डॉट बन जाएगा बी बार, एक ही बार ओपन किया है, दूसरा बार एज इट इज है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इनपुट सिग्नल ए बार दे दूं और बी बार दे दूं, किसमें? नैंड गेट में। नैंड क्या करता है? दोनों इनपुट को पकड़ेगा, उनका डॉट करके नोट करेगा। तो यदि इनपुट में ए की बजाय मैं ए बार दे दूं और बी की बजाय बी बार दे दूं, तो उन दोनों को पकड़ेगा, डॉट करके नोट कर देगा, नैंड गेट काम बन जाएगा। तो देखो ये ही दिमाग लगाया गया। अब लेकिन हमें ए को नोट कैसे करें? ये वाला यूज कर लेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। भाई हमें सिर्फ नैंड गेट यूज करना था ना, तो ये देखो नैंड गेट से नोट बनाया। ऐसे ही सिग्नल जो बी है उसको भी हमने ऐसे ही नोट कर दिया, बी वाले सिग्नल का भी नोट कर दिया। तो ये तो आ गया ए बार और ये आ गया बी बार, और इन दोनों को, इन दोनों आउटपुट को अब नैंड गेट में दोबारा से एज ए इनपुट दे दिया। तो ये आउटपुट y क्या आएगा? ये आएगा ए बार का डॉट करेगा बी बार और नोट कर देगा फिर, और ये अपने आप में क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी और गेट है। तो देखो नैंड गेट का यूज करके और गेट कैसे बनाया गया? ऐसे, इस तरीके से। तीन नैंड गेट का यूज करके हम और गेट बना सकते हैं, दो नैंड गेट का यूज करके हम एंड गेट बना सकते हैं, और एक नैंड गेट का यूज करके नोट गेट बना सकते हैं। सेम काम नोर के साथ भी किया जा सकता है, सेम काम नोर के साथ भी किया जा सकता है। एटलीस्ट ये तो याद रखना कि नोट गेट कैसे बनाते हैं। नोट गेट यूजिंग नोर गेट, नोर का यूज करके नोट कैसे बनाते हैं, ये तो सेम है। जो हमारा नोर गेट है, यदि हम इनके दोनों सिग्नल को शॉर्ट सर्किट कर दे तो ये जो है ये एक नोट गेट की तरह ही काम करता है, नोट गेट की तरह काम करता है। चाहे नैंड गेट हो चाहे नोर गेट हो, दोनों को हम नोट कर देंगे, मतलब दोनों के इनपुट को सेम कर देंगे तो आउटपुट नोट की तरह काम करेगा।
तो ये कई बार दिखते हैं डायग्राम में, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। जब भी ऐसा कोई सिग्नल होगा ऐसा, या फिर ऐसा कहीं डायग्राम बना होगा, तो हम समझ जाएंगे नोट बना हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए। जैसे ये था 2023 का क्वेश्चन, देखो हमारा इस क्वेश्चन में ये ए है ये बी है। बेटा ये जो है ना, ये देखो नोट गेट है, प्रॉपर नोट गेट दिखा रखा है, मतलब ये सिग्नल ए बार आएगा और ये सिग्नल बी बार आएगा। फिर इसका नैंड गेट करना है। नैंड क्या करता है? नैंड करता है पहले एंड करता है किसका? इनपुट का। इनपुट है, एक इनपुट है ए बार, तो आउटपुट जो हमारा है वो आएगा ए बार, उसका डॉट बी बार का बार। ये कैसे समझे साहब? अरे नैंड गेट क्या करेगा? दोनों को पकड़ के डॉट करके बार कर देगा, दोनों को पकड़ के डॉट करेगा और बार कर देगा। अब इसको कैसे सोल्व करें? इसका बार ओपन करो, इसका बार ओपन करो, तो यह आएगा ए बार का बार। एक बार पहले से एक बार और ओपन करोगे तो दो बार हो जाएंगे, लेकिन जब ये बार ओपन करोगे तो ये डॉट जो है प्लस में बदल जाएगा। बी बार का बार, अब हम जानते हैं ए बार बार तो ए ही होता है और बी बार बार बी ही होता है। अरे ये तो और गेट लिखा हुआ है, तो इसका ट्रुथ टेबल नहीं, और गेट का ट्रुथ टेबल पूछा है, तो हम सीधा और गेट का ट्रुथ टेबल कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां और गेट वाला ट्रुथ टेबल याद करो। और गेट क्या करता है? कोई भी वन है तो वन, अदरवाइज सब जीरो। मतलब कोई भी वन हो गया तो वन, और दोनों जीरो तो जीरो। 0 1 1 1, ये रहा 0 1 1 1 और गेट सोल्व होगा। जैसे ये देखो, ये ए बार, ये बी बार, इस बार नोर गेट है। देखो ये जब कर्व्ड होता है ना तो नोर होता है, लाइन होती है तो नैंड गेट वाला। ये दो चीज देखनी होती है, कर्व्ड है और ये गोला है, मतलब नोर गेट है। तो ये क्या करेगा? आउटपुट ये ए को पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा और करेगा, प्लस करेगा, फिर बार लगाएगा। इसको भी ओपन करके देख, ए बार का बार प्लस बन जाएगा डॉट बी बार का बार, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ए डॉट बी, एंड गेट। एंड क्या करता है? 1 1 में 1 देता है, बाकी सब जीरो। 1 1 में 1 देता है, बाकी सब जीरो। डी आंसर हो गया सोल्व। और देखो 2013 का क्वेश्चन देखो, आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट सोन इन द फिगर क्या होगा? बेटा यहां से ए, यहां से बी, ये देखो एंड और नोट, नैंड गेट है, तो ये क्या करेगा? ए और बी का डॉट करेगा, इनपुट ए और बी है, डॉट करेगा और बार लगा देगा। फिर ये क्या है? नोट कर रखा है इसका, ये नोट गेट है, ये अपने आप में क्या है? नोट गेट है। तो ये फिर ए प्लस बी बार जो था उसका एक बार और लगा देगा, जो कि क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। बार ऊपर नहीं करना, यहां दो बार अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं, ए प्लस बी। तो देखो मैंने बताया था ना तुम्हें कि नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हैं, और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो हमें सोचना नहीं होता कि कैसे बनाऊं, हमें ऑप्शन ये दिया जाएगा, हमें तो बस ट्रुथ टेबल सोल्व करना है, और उसके लिए बूलियन अलजेब्रा काम आता है। ये जो बताई थी, डबल बार लगाना, हटाना, बार ओपन करना, ये सब चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी तो यार ऑप्शन भी नहीं है। अरे अब क्या करें? अब क्या करें? हमें देखना क्या है कि ए, और कुछ ऑप्शन में क्या, ए डॉट बी का बार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ डॉट था, फिर प्लस क्यों कर दिया मैंने? हाँ सॉरी, ए डॉट बी था ना, उसका नोट तो करना है, ए डॉट बी बार का बार। तो ये तो ए डॉट बी आ गया ना, हमें गड़बड़ कर रहा था, ए डॉट बी प्लस पता नहीं क्यों बना दिया मैंने। और देखो, ये देखो यहां से ए से आएगा ए बार, इस बी का आएगा बी बार, इसका आउटपुट आएगा ए बार प्लस बी बार का बार। जब बार ओपन करेंगे तो ये आएगा ए बार बार, ये डॉट बन जाएगा बी बार बार, तो ये तो ए डॉट बी बन जाएगा, मतलब एंड गेट, एंड गेट बी आंसर। जब भी ऐसे सर्किट देता है तो मोस्टली देखो यही चीजें करवा रहा है। ये देखो, ये तो क्या है? नोर गेट है, नोर का फिर क्या किया? नोट,
फिर क्या किया, नोट, ये दोनों नोट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, आंसर आएगा नोर, आंसर आएगा नोर। देखो दो नोट कैंसिल कर जाते हैं एक दूसरे को, ये भी नोट है ये भी नोट है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आने चाहिए देखो हमें, जिसमें इनपुट दिया जाए आउटपुट पूछा जाए। देखो ट्रुथ टेबल पूछा है, ट्रुथ टेबल हमें आता है, हम सेलेक्ट करेंगे क्या बनेगा उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल देख देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें, इनपुट देखो ए बी सी तीन इनपुट दिखा रखे हैं तुम्हें। ए इनपुट है जो थोड़ी देर जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन, लेकिन बी इनपुट जो है डबल टाइम के लिए जीरो, डबल टाइम के लिए वन, डबल टाइम के लिए फिर जीरो ही है आगे, ये ऐसा सिग्नल है। सी सिग्नल क्या है, इनिशियली वन है, ये जब जीरो थे ये वन है, ये जीरो फिर ये वन है, ये तीन इनपुट हैं। आउटपुट वाई बताना है। अच्छा आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं एक बार जरा, सोल्व कर लें। ये ए ये बी, तो ये आएगा ए डॉट बी, डॉट करेगा, यहां से बी यहां से सी, लेकिन ये नोट भी करेगा, बी डॉट सी का बार। अब इन दोनों का ये क्या कर देगा आउटपुट, y जो है ये आएगा इन दोनों को, देखो यहां गोला नहीं है, यहां गोला होता तो नोर होता, लेकिन ये नोर नहीं और है सिर्फ, और क्या करेगा इसको और इसको बस प्लस करेगा, a डॉट बी में प्लस कर देगा b डॉट सी का बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चाहो तो इस सिग्नल इनपुट को रख रख के आउटपुट निकाल लो, ठीक है ना, चाहो तो ऐसे निकाल लो, और चाहो तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो बूलियन अलजेब्रा। मुझे लग रहा है सोल्व करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम होगा, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ए डॉट बी प्लस ये आएगा बी बार प्लस सी बार, बी बार और डॉट बन जाएगा प्लस सी बार। अच्छा तो यहां से सोल्व तो कुछ बन ही नहीं रहा, सोल्व तो कुछ बन ही नहीं रहा, अब तो ये तो रखना ही पड़ेगा, रख के देख लेते हैं। जब हम जीरो जीरो देखो, पहले इनिशियली टाइम में जीरो जीरो वन रखो, जीरो जीरो वन रखो, मतलब ए जीरो बी जीरो सी को वन, ए बी सी और ये वाई है ये वाला, जीरो जीरो वन रखना है, जीरो जीरो वन रखना है। तो जीरो रखोगे तो जीरो, ये तो जीरो ही आ जाएगा, डॉट डॉट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया। बी बार आएगा वन। बस एक ही चीज को देखो, इन तीनों में ध्यान से देखना, तीन चीजें प्लस करके लिखी हुई है। मैंने क्या बताया था कि जितने भी प्लस करके लिखे हैं इनमें से कोई भी यदि वन है तो बाकियों को देखना ही नहीं है, आउटपुट वन कर दो। तो हमने देखा यार बी जीरो करेंगे तो बी बार वन आएगा, और जैसे बी बार वन आएगा आउटपुट वन हो जाएगा, मतलब इसका आउटपुट वन आएगा। तो यहां आउटपुट वन आना चाहिए। कौन सा है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, ये दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों में से आंसर होगा। पहले टाइम में जो ये दोनों वन है, अब दूसरा टाइम हमारा आंसर निकाल देगा। दूसरे में देखो क्या रखेंगे, वन जीरो वन, देखो ये तो हाई चला गया, ये अभी भी जीरो है, ये हाई है, तो वन जीरो वन, देखो वन जीरो वन। अब बताओ तुम्हें क्या आएगा, सी को यदि वन रखोगे तो सी बार जीरो आ जाएगा, लेकिन बी जीरो फिर से यार बी जीरो बी बार वन हो जाएगा, अरे आउटपुट वन आएगा, ये वाला आंसर आएगा। एक्चुअल में क्या है, जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो जहां पे देखो यहां बी बार और सी बार लिखा है, नोट करने वाली चीजें हैं, सीखने वाली चीजें, बी बार और सी बार। बी बार वन कब आएगा, जब बी जीरो होगा, तो देखो बी जीरो यहां है, अब यहां बी जीरो नहीं है तो सी जीरो है, सी बार वन हो जाएगा, फिर जब ये वन हो गया तो वो जीरो हो गया। इसलिए बी और सी में से दोनों में से पक्का है कोई एक जीरो होगा, तो उसका बार तो वन होना ही है, और इन तीनों में से कोई भी वन हो गया मतलब आउटपुट तो वन होना है, सोचना ही नहीं है, तो इसका आउटपुट हमेशा वन होना था। ऐसा निकालते हैं, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं। और देखो 2022 का क्वेश्चन देखो, इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। बूलियन अलजेब्रा बड़ा हेल्पफुल होता है, ध्यान से देखना, ये आ रहा है ए,
और ये ए बार आ रहा है, ये यहां ए बार आ रहा है, नोट कर दिया इसने। ये बी दोनों में जा रहा है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। तो यहां से नेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी का बार आएगा, और यहां से क्या आएगा, ए बार डॉट बी का बार आएगा। अब इसमें आएगा तो ये इन दोनों का एंड करेगा, तो ए बार, तो आउटपुट देखो वाई क्या आ गया, वाई आएगा ए डॉट बी का बार, और इसका डॉट कर दो किसके साथ, ए बार डॉट सी का बार। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या आता है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो यह आएगा, बार ओपन करोगे तो ए बार डॉट बन जाएगा प्लस बी बार डॉट, इसको खोलेंगे तो ये जब बार खुलेंगे तो ए बार बार बन जाएगा, ए बार बार, तो ये ए ही आ जाएगा, बार बार ए आ जाएगा, डॉट बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा सी बार। बेटा जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन में ब्रैकेट जब दो चीजें मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में लिखा हुआ है तो इनको मल्टीप्लाई करते ना, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से कर दो, वैसे ही कर दो सेम। तो ए बार जो है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ए बार ए बार डॉट ए प्लस प्लस ए बार को ए से किया है तो अब इसको इससे करो, ए बार ऐसे लिख लो ना, चाहे तुम्हें आसान लग करना है तो ए बार को डॉट करना है ए प्लस सी बार से, ठीक है ना, थोड़ा आसान लगेगा, प्लस बी बार को डॉट करना है ए प्लस सी बार से, ऐसे एक एक करके ओपन कर लो, एक ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब दूसरा भी करते हैं, ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट सी बार। इनमें से क्या कर सकते हैं, इनमें से क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक चीज देखो, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार क्या आएगा, जब भी ए को ए बार के साथ डॉट करेंगे जीरो ही आएगा, पक्का है, पक्का है, बूलियन अलजेब्रा सिखाया था। इसका पता नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, ए बार डॉट सी बार पता नहीं, इसका पता नहीं, बी बार डॉट ए, इसका पता नहीं, बी बार डॉट सी बार। और क्या सोल्व कर सकते हैं इसमें, हम चाहें तो इन दोनों में बी बार कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, ए ये आ रहा है, ए को ए से किया, ए को सी से किया, ठीक है, तो यहां पर बी बार दोनों में आ रहा है, यहां सी बार आ रहा है, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ए बार डॉट बी बार डॉट ए, बी बार डॉट सी बार, भाई नहीं तो फिर लास्ट में चेक ही करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ए बार डॉट सी बार, इसमें से बी बार कॉमन ले ले, बी बार कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा ए प्लस सी बार, ए प्लस सी बार बच जाएगा ना, ए प्लस सी बार। मजा नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, सी कॉमन ले तो ए बी, यहां से कॉमन बी बार, दोनों बी बार हैं, बी बार कॉमन आएगा तो ए प्लस सी, कुछ मजा तो नहीं है। सी कहां से आ गया, मैंने क्या कर दिया, ओह सॉरी 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 सॉरी, सी कहां से ले आया मैं भाई, मैं सोच रहा हूं कर क्या दिया यार, मैं सी कहां से ले आया, क्या कर रहा हूं मैं भाई, सी कहां से आ गया भाई, यहां तो ए बार डॉट बी था ना, सी कहां से आ गया, अरे यार मैं सोल्व करे जा रहा हूं, सॉरी भाई, ये आएगा ए बार डॉट बन जाएगा प्लस बी बार, ठीक है, और ये आएगा ए बार का बार ए प्लस बी बार। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, पहले एक ओपन कर देता हूं, ए बार का डॉट कर दो ए प्लस बी बार, ऐसे ही प्लस बी बार का डॉट कर दो ए प्लस बी बार, सोल्व कर दो, ये आ जाएगा भाई ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी बार, ऐसे इसको करोगे तो बी बार डॉट ए और बी बार डॉट बी बार। तो ध्यान से देखो,
ये तो क्या आएगा, ए को ए बार से करोगे तो 0, ये तो 0 आएगा। यहां ए बार डॉट बी बार, यहां बी बार डॉट ए, यहां बी बार डॉट बी बार, बी बार डॉट बी बार भी बी बार ही आएगा, बी बार डॉट बी बार क्या आ जाएगा, बी बार ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां तुम चाहो तो बी बार तीनों में है, कॉमन ले सकते हो, बी बार को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ए बार, यहां से बी बार चला जाएगा तो बचेगा ए, और ये बचेगा 1, ये लो भाई, ए प्लस ए बार, ये भी 1, ये भी 1, ये तो 1 हो गया। वैसे तो तीनों में से कोई भी एक 1 तो 1 हो गया, देखो इन तीन में से कोई भी एक 1, जो ये 1 है तो 1 ही हो गया ये तो यहां बी बार ही आ गया, तो आंसर बी बार आएगा। मतलब ये जो खतरनाक सा तुम्हें दिख रहा है, इसका आउटपुट जो है वो बी का उल्टा आएगा, मतलब एक नोट की तरह काम करके दे रहा है और कुछ नहीं, बी का उल्टा दे रहा है। तो ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, बी का उल्टा बनाना है, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, बिल्कुल काम कर रहा है, 0 0 नहीं, 0 0 नहीं, बी आंसर। बी का उल्टा देखना है, सी जो है आउटपुट वो बी का उल्टा होना चाहिए, बस सी जो है वो बी का उल्टा होना चाहिए, हो गया सोल्व। तो थोड़ी बूलियन अलजेब्रा करना पड़ता है, आराम से सोल्व हो जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं करोगे तो तुम, दूसरा तरीका भी है, ए और बी की वैल्यू लेके देखो, 0 0 रख के देखो कौन सा बैठ रहा है, फिर 0 1 लेके देखो कौन सा बैठ रहा है, वैसे भी कर सकते हो। जब 0 0 लोगे आउटपुट निकाल लो पूरा सोल्व करके, फिर 0 1 लेके देख लो आउटपुट निकाल लो, एक दो बार करने में पूरा आंसर पता लग जाता है कौन सा होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है। और देखो, और देखो, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट द आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्या लिखेंगे, तो देखो सोल्व करते जाओ, सोल्व करते जाओ, यहां से आएगा a, ये आएगा b बार, यहां से आएगा a बार, और यहां से आएगा b, तो ये आएगा a डॉट b बार, और ये आएगा a बार डॉट b, और ये उन दोनों को क्या कर देगा प्लस, तो ये आएगा a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b, a डॉट b बार a बार डॉट b, बी आंसर। बस सोल्व कर, इसी को बोलते हैं एक्सोर गेट, इसको एक्सोर गेट भी बोलते हैं, बट एक्सोर गेट डायरेक्ट वो ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है ना, क्लियर, ये बट यही है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आपको बेसिक गेट की ट्रूथ टेबल आनी चाहिए, तीनों तो फंडामेंटल और दोनों यूनिवर्सल गेट, और उसके अलावा बूलियन अलजेब्रा की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाओ, ये पता रहे कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे डॉट करते हैं, आउटपुट ए प्लस ए बार क्या आएगा, ए डॉट ए बार क्या आएगा, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो पीएन डायोड में क्या है, पीएन डायोड को हम सर्किट में क्वेश्चन सोल्व करने में कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और वो की बहुत जरूरी भी है, उसकी कैसे पता करते हैं फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, और कैसे उनको न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं क्वेश्चन सिस्टम, ये सब यहाँ देखते हैं। डायोड का सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस तरीके से होता है, डायोड को सर्किट में कुछ ऐसे दिखाया जाता है एरो से, बेटा इस एरो में ये वाली जो साइड होती है ये पी साइड होती है, और ये वाली साइड एन साइड होती है, ठीक है। अब यहां पे इस डायोड की दो तरीके की बायसिंग की जाती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है और एन को लो वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको हाई वोल्टेज से और एन को लो से, और एक सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डायोड हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। एक आइडियल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, हमारे क्वेश्चन में मोस्टली आइडियल डायोड ही लेता है, वो आइडियल कुछ नहीं बोला ना तो भी आइडियल डायोड, आइडियल डायोड जो है इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग will act as a short circuit wire, याद रखना शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव करता है,
मतलब ऐसे केस में जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब ऐसे सीधा वायर ले लेंगे और बस सर्किट, बाकी का बचा हुआ सर्किट बना लेंगे। कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड बायस है? यदि इसका पी साइड हाई वोल्टेज से कनेक्टेड, तो बस एक देख लो, हाई वोल्टेज की तरफ पी है या एन। यदि पी हाई की तरफ है मतलब वो फॉरवर्ड बायस है, और जब भी फॉरवर्ड बायस होगा डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो बताओ, तुम ही बताओ, इस वाले केस में इससे करंट कितना आ जाएगा? सिंपल एक सर्किट है, V वोल्ट की बैटरी, R का रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा V बाई आर। अब कोई कहेगा कि नहीं सर जरूरी थोड़ा आइडियल, आइडियल ना हो तो वो मेंशन करेगा कि डायोड आइडियल नहीं है इसके। उस केस में क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में जीरो वोल्टेज नहीं, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अपने क्रॉस रखता है, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ ऐसा रखता है, वो देगा क्वेश्चन। यदि मान लो बोला डायोड ने 0.5 वोल्ट अपने क्रॉस रखता है, तो जो भी बैटरी हम लगाएंगे उसमें से 0.5 हटा देंगे, वो तो डायोड खा जाएगा, बाकी रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो V बाई आर की जगह V माइनस डायोड का वोल्टेज अपॉन आर, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। दूसरा होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, इसमें क्या होता है, डायोड का जो पी साइड है उसको लो वोल्टेज की तरफ लगा, पी साइड को लो वोल्टेज की तरफ लगा, तो इसमें बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर और ये लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो पॉजिटिव निकला, हाई पोटेंशियल इस बार एन साइड लगा दिया और लो पोटेंशियल इस बार पी साइड लगा दिया। याद रखना बेटा, डायोड जो होता है ये सिंगल डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करता है, सिर्फ वो इस एरो की तरफ ही करंट भेज सकता है, पी से एन से पी ये करंट नहीं भेजता, भेजता भी तो बहुत कम, माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम, ठीक है ना। एक नॉन आइडियल डायोड थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पियर में भेजता है, लेकिन आइडियल की बात करूं तो जीरो करंट भेजता है रिवर्स से। तो ऐसे केस में रिवर्स बायस डायोड जो होता है, रिवर्स बायस डायोड विल एक्ट एज एज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है ना। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है उसके अक्रॉस करंट जीरो, उसमें से करंट जीरो होगा। पर ध्यान रहे, ओपन सर्किट का मतलब ये नहीं है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इस ब्रांच का सारा पोटेंशियल इसी के अक्रॉस आ जाएगा। कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ द ब्रांच कम अक्रॉस डायोड, सारा सारा, यदि बैटरी 5 वोल्ट की तो पूरा 5 वोल्ट अपने अक्रॉस ले लेगा, 10 वोल्ट के 10 वोल्ट अपने अक्रॉस ले लेगा, क्योंकि करंट नहीं है, करंट जीरो। इस बार सर्किट में करंट क्या है, जीरो, तो रेजिस्टेंस तो लेने से रहा, तो ये बैटरी का पोटेंशियल कहां जाएगा, डायोड के अक्रॉस, रिवर्स बायस। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये देखो 2020 का क्वेश्चन देखो, इन दोनों में से बताओ हाई कौन सा है, हाई है 5, देखो किधर कनेक्टेड है, पी या एन। बेटा इस डायोड का पी ये होता है, एन ये होता है, हाई कनेक्टेड है एन से, रिवर्स बायस ना, फॉरवर्ड बायस। इन दोनों में से हाई कौन है, ये किधर कनेक्टेड है, एन से, रिवर्स बायस। इन दोनों में हाई कौन है, जीरो, किधर कनेक्टेड है, पी साइड, बिल्कुल सही, पी साइड हाई कनेक्टेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें से हाई कौन है, -2 वोल्ट, किधर कनेक्टेड है, एन साइड में। इतना आसान क्वेश्चन, बायसिंग पहचान, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। चलो एक दो क्वेश्चन मैं खुद से कराता हूं, ये देख, यहां पे बोला एक सर्किट में ये -10 वोल्ट, ठीक है, और ये है 0 वोल्ट, ग्राउंड मतलब जीरो। तो बताओ दोनों में कौन फॉरवर्ड बायस कौन रिवर्स बायस। तो हाई कौन सा है, ये हाई, हाई साइड पी है और लो साइड एन है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये तो फॉरवर्ड बायस। लेकिन इसका जो लो साइड पी की तरफ लो साइड है, ये रिवर्स बायस। D1 इज रिवर्स बायस और D2 इज फॉरवर्ड बायस, तो करंट तो ये नहीं जाने देगा, D1 करंट नहीं जाने देगा, तो ओवरऑल करंट तो जीरो ही होना पड़ेगा। जब तक दोनों अलाउ नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं जाएगा, दोनों अलाउ नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं जाएगा। तो D2 फॉरवर्ड बायस, D1 रिवर्स बायस, नो करंट फ्लो फ्रॉम द,
ठीक है, आसान। और देखो ये वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन से केस में अमीटर जो है कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, करंट शो नहीं करेगा, मतलब बताना है जीरो करंट कौन से में। पहला ही देख लो, पहला ही देख लो, यदि इसका देखा जाए तो ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, दोनों जब तक अलाउ नहीं करेंगे, ये तो नहीं करने वाला है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, जीरो जीरो करंट। इस वाले केस में दोनों अलाउ कर देंगे, दोनों अलाउ कर देंगे, करंट जाएगा, करंट जाएगा तो रीडिंग भी आएगी। इस वाले केस में ये तो अलाउ नहीं करेगा, पी साइड एन आ गया, हाई पोटेंशियल साइड एन आ गया, लेकिन ये अलाउ कर देगा, तो करंट जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि करंट नहीं जाएगा, यहां से पूरा करंट ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे आएगा और जाएगा ऐसे, इसमें करंट आएगा। इसमें देखोगे ये तो दोनों अलाउ कर देंगे तो फिर भी करंट जाएगा, लेकिन पहले वाले केस में एक ने मना कर दिया, सीरीज में है तो पक्का करंट नहीं जाएगा। यहां एक के मना करने से फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा रास्ता है, दूसरा, दोनों मना, दोनों अलाउ कर दे, बहुत अच्छी बात, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते। अब देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कैसे दे देते हैं, बोला कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और दो डायोड लगा दिया, एक डायोड ये, एक डायोड ये, ध्यान से देखो दो डायोड लगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां दो केस लेते हैं। केस वन, देखो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो केस बेस्ड होगा, मतलब कि ए हाई तरफ है या बी हाई की तरफ। इफ VA इज ग्रेटर देन VB, यदि VA VB से बड़ा है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे। देखो ए बड़ा है, ए हाई है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस। देखो ये हाई साइड है, ये लो साइड, लो की तरफ एन, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस, हाई की तरफ पी, बिल्कुल। देखो चेक करना होता है हमें पी और एन में, यदि लो की तरफ एन है तो भी फॉरवर्ड बायस, और हाई की तरफ पी है तो भी फॉरवर्ड बायस, एक ही बात। तो ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। तो इस सिचुएशन में हमारा डायग्राम ये बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया, ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ये तो बैलेंस भी है, 2/4, 4/8, तो ये जितना भी है कट जाएगा। तो 4 और 2 6, 4 और 8 12, तो आर इक्वलेंट जो है वो आ जाएगा 4 2 6 गुना 12/6 + 12 18, 6 3 18, 312 4। ये तो तब है जब ए हाई पे, लेकिन यदि बी हाई पे हुआ, केस 2, कि इसने बोला नहीं तो हमें दोनों केस सोचने। यदि VB हाई पोटेंशियल पे है ए से, तो उस सिचुएशन में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस, दोनों ही रिवर्स बायस। यदि ये हाई हो गया तो हाई की तरफ रिवर्स, ये लो है तो लो की तरफ रिवर्स बायस। तो उस सिचुएशन में हमारा जो डायोड है वो ओपन हो जाएगा, और ये वाला तो 4 ओम रहेगा ही रहेगा, ये वाला 5 ओम रहेगा ही रहेगा, और ये वाले की तरफ 4 ओम है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस के साथ है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यहां भी रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करे, ये ओपन हो गया। तो एक्चुअल में इस बार जो होगा करंट वो ऐसे जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो ये तीनों सीरीज में है, ये हट गई, ये कोई काम के नहीं है, ये रास्ता ही खत्म। तो रास्ता ही करंट के पास एक बचा, ये तो 4 5 और 4 सीरीज में, तो 4 + 5 + 4 9 और 4 13 ओम, आर इक्वलेंट 13 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 ओम, ये जो आंसर। तो 4 और 13 दोनों ही आंसर, दोनों ही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने आने चाहिए, ठीक है। और ये देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द, देखो ये तो एवलांच से ब्रेकडाउन का आ गया, थोड़ा सा पता होना चाहिए। दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच से ब्रेकडाउन।
जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब हाई डोपिंग कंसंट्रेशन रखते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होती है, जिसके कारण अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है कि वो बॉन्ड तोड़ देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आता है। वैसे एवलांच से ब्रेकडाउन भी कब होता है, जब रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं। दोनों ही ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में होते हैं जब वोल्टेज बहुत हाई कर दिया जाए। तो यहां देखो, व्हेन पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस टू जीरो, नहीं बढ़ाते हैं, व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू। ब्रेकडाउन का मतलब जब रिवर्स बायस वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू से बड़ा हो जाता है तब ही ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, ये ब्रेकडाउन का क्वेश्चन आ गया। अब देखो डायोड के एप्लीकेशन देखो, ये आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये डायोड के एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेंगे, ना ही तुम्हें लॉजिक गेट दिखेगा, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि उसका एप्लीकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादा भी डिटेल में नहीं पढ़ो ना, तो एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूं उतना याद, जो बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम में आते हैं, वो उतना सा ध्यान रखिए। तो जो इसमें आपको एटलीस्ट याद रखने वाली चीजें वो ये है कि डायोड की स्पेशल पर्पस के लिए 4 तरीके के डायोड बनाए जाते हैं: फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल और जीना डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? इसका काम होता है लाइट इंसिडेंट की जाए तो इसमें से करंट फ्लो करने लग जाए, और ऐसा करने के लिए इसको जो है रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। यूज इन रिवर्स, ये देखो ये पॉइंट्स याद रखने। रिवर्स बायस कैसे यूज किया जाता है? रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। ठीक है, क्या होता है रिवर्स बायस में? जब हम एक डायोड को लगा के रखते हैं तो उसमें से माइक्रो एम्पेयर में कुछ करंट जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो पीएन जंक्शन है उसमें जो डिप्लीशन लेयर है उसको बिल्कुल एक किनारे के ऊपर रखते हैं, मतलब पी और एन के बीच में डिप्लीशन लेयर होती है। यदि मैं पी साइड की थिकनेस बहुत कम रखूं तो डिप्लीशन ऑलमोस्ट किनारे पे आ जाएगी। अब यदि बाहर से कोई फोटोन आए और डिप्लीशन लेयर में गिरता है, और यदि सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन ये है तो इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेशन होगा, जिसके कारण करंट अचानक से बढ़ जाएगा एन से पी की तरफ, मतलब रिवर्स बायस करंट अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिवर्स बायस वाला। इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आईवी कर्व, अभी दी 2024 में सोलर सेल का पूछ लिया, वो भी मैं बता दूंगा। अभी मैं इसका बता रहा हूँ फोटो डायोड का, क्या पता अगली बार उसका पूछ लिया जाए। तो ये ऐसे एक्ट करता है रिवर्स बायस, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। यदि मान लो I1 इंटेंसिटी पे हो रहा है तो I2 इंटेंसिटी पे ऐसा है। I है इंटेंसिटी, ये I इंटेंसिटी है, और इसको करंट को मैं स्मॉल आई से लिखता हूं। करंट को मैं किससे लिख देता हूं? स्मॉल आई से करंट। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के फोटोन डालोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतना बड़ा करंट होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा, करंट रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा। ग्राफ नीचे से ये होता है फोटो डायोड, रिवर्स बायस में काम करता है। एक्चुअल में ये ऐसे डायोड होते हैं जब लाइट इनके ऊपर गिराई जाती है तो इनका करंट में चेंज आ जाता है, जिसको हम डिटेक्ट कर देते हैं कि भाई लाइट में करंट में चेंज आ गया। हम बहुत सारे जो बहुत हाई स्पीड से चलने वाली चीजें, हाई स्पीड से घूमने वाली चीजों के रोटेशन वगैरह काउंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बट हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। दूसरा एलईडी, ये तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इतना पता होना चाहिए कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एक डायोड ही है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। वर्क इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। यहां क्या होता है, हम करंट इसमें से फ्लो करवाते हैं। फॉरवर्ड बायस में है करंट विल फ्लो। जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब करंट जाएगा P से N जाएगा या N से P जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन N से P जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल
पेयर सॉरी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस होल मिलकर के क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा फोटोन बाहर निकलेगा, रिलीजेस एक फोटोन। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो करंट फ्लो करता है। करंट क्या होता है, जैसे ये डायोड, ये पी साइड है, ये एन साइड है, बीच में डिप्लीशन है। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां जाने लग जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो जाते ही होल मिलेगा, उस होल में ये होल मिलने मतलब वैकेंसी मिलेगी। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन वहां जाके सेट होगा तो ये लोअर एनर्जी में आएगा। जब भी एक बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर एनर्जी का फोटोन बाहर निकलता है। तो यहां से एक फोटोन बाहर निकले, ऐसे हजारों लाखों बॉन्ड बन रहे होंगे, हजारों लाखों फोटोन बाहर निकल रहे होंगे, वहां से हमें लाइट आती हुई दिखाई देगी। और उस लाइट का कलर कैसा होगा, रेड कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। वो डिपेंड करता है कि वो जो बॉन्ड बन रहा है, वो जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो जो एनर्जी गैप है वो जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से कलर चेंज होगा। फोटोन याद है, फोटोन की जो एनर्जी होती है hc/λ, जितना ज्यादा एनर्जी का फोटोन मतलब उतना कम कलर वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा। वही वाले सारे कंसेप्ट यहां। तो ऐसा ध्यान रखो कि एलईडी में करंट भेजते हैं जिससे फोटोन निकले। फोटो डायोड में उल्टा था, फोटोन भेजते थे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, और फोटोन भेजते थे और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन होता था, जिनके कारण एक हल्का करंट इंक्रीज हो जाता था रिवर्स। सोलर सेल भी एग्जैक्टली फोटो सेल की तरह ही काम करता है, लेकिन ध्यान रखना विदाउट एनी एक्सटर्नल बायसिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल बायसिंग। इसमें कोई बायसिंग करते ही नहीं है, इसमें कोई बायसिंग करते ही नहीं, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, बस इसको एज इट इज रखा जाता है। जब एक डायोड, अब एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है। इसको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि इसका एरिया बड़ा हो। इस बार इसमें डिप्लीशन लेयर ऐसे, मैं ऐसे नहीं बना, ऐसे बना, ये पी साइड है और ये एन साइड, ये डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। होगा क्या, सोलर सेल जानते हो, सोलर सेल में क्या होता है, सनलाइट आती है और ये ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, तो ट्रांसपेरेंट को क्रॉस करके सीधा वो डिप्लीशन लेयर में, जैसे डिप्लीशन लेयर में आएगी यहां पे बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बॉन्ड तोड़ देगा। यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक होल फ्री होगा। यहां डिप्लीशन लेयर की जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस होल को पी साइड फेंक देगी, इलेक्ट्रॉन को एन साइड फेंक देगी, कहेगी उधर जाओ तुम इधर जाओ। जिसके चलते जैसे ही होल यहां आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इधर एक पॉजिटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ तोड़ के इधर आने लगेंगे, यहां एक निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हम इसको बाहर किसी लोड से कनेक्ट करेंगे, बाहर किसी लोड से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और करंट जो है इस लोड में तो पी से निकल के एन में जाएगा, लेकिन यदि मैं इसके अंदर की बात करूं तो करंट जो है एन से पी आएगा, एन से पी, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन होगी एन से पी, मतलब रिवर्स बायसिंग जैसा करंट, लेकिन पोटेंशियल जो है पी साइड हाई है, एन साइड लो। तो इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे अलग है। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में आई ये है, करंट ये है, और वोल्टेज ये। वोल्टेज तो पी साइड जब भी हाई होगी पॉजिटिव कंसीडर किया, और करंट पॉजिटिव तब होता है जब करंट की डायरेक्शन वो पी से एन होती है, तब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां करंट की डायरेक्शन एन से पी होती है। तो याद रखना इसका जो डायग्राम है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यही नीट में पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और चौथा एप्लीकेशन है जीनर डायोड।
जीनर डायोड किस पे काम करता है? वर्क्स ऑन जीनर ब्रेकडाउन पे काम। किस पे काम करता है? जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब हम हाई डोपिंग कंसंट्रेशन रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ कम होती है, और जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन लेवल जाने के बाद, एक सर्टेन वोल्टेज जाने के बाद अब अचानक से करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज नहीं चेंज करेगा। अचानक से क्या होगा, जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिवर्स बायस में, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो देखो रिवर्स बायस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, तो यहां देखो इस वोल्टेज पे जाके अचानक से ब्रेकडाउन हो गया। मतलब तुम रिवर्स में वोल्टेज, एक डायोड के रिवर्स में वोल्टेज लगाओगे तो वो करंट नहीं भेजता है, करंट ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन कब तक नहीं भेजे? 2 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट, मतलब हर एक डायोड की एक लिमिट होगी ना कि यार इतने से ज्यादा यदि तुमने लगा दिया रिवर्स में तो ब्रेकडाउन कर देगा। तो वोल्टेज ध्यान से देखो कांस्टेंट रख देगा, ऐसा नहीं वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, नहीं, रिवर्स में वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, अब करंट बढ़ता चलाएगा। तुम वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करो तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तुमने डायोड के रिवर्स में मान लो इसका रेटिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट की, 10 से ज्यादा नहीं सहन करेगा, तुम 11 लगाओगे तो भी 10 ही रहेगा, 12 लगा दोगे तो भी 10 रहेगा। एडिशनल जो जितना भी जो करंट भेज करके तुम वोल्टेज बढ़ाना चाहोगे बढ़ नहीं पाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। यदि हमें किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो जीनर डायोड यूज करते हैं। ये भी रिवर्स बायस में काम करता है। किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में काम करता है, क्योंकि ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है। ब्रेकडाउन मतलब रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। और तब एक्ट करेगा जब रिवर्स बायस में वोल्टेज एक पीक वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो ये उससे ज्यादा वोल्टेज को कभी ड्रॉप करने ही नहीं देगा, वहां जाने ही नहीं देगा और ब्रेकडाउन हो जाए। तो ये एटलीस्ट बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इन बेसिक बातों से क्वेश्चंस आते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो इनमें थोड़ा समय लगता है। देखो क्वेश्चन 2024 के बाद पहले 2023 में भी पूछा था। क्या है? फोटोवोल्टिक डिवाइस क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक मतलब फोटोन डाले और वोल्टेज मिले, तो वो जो डिवाइस है कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सही बात। जो सोलर सेल या फोटो डायोड दोनों ही फोटोवोल्टिक, जिसमें फोटोन डालोगे मतलब लाइट डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फोटोवोल्टिक, फोटोन से वोल्टेज जनरेट, बिल्कुल सही बात। जीनर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिल्कुल सही बात। एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस दोनों सही है। रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में काम करता है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब बताओ, इतना सा बात पूछ लिया तो पता तो होना चाहिए कि आप कौन रिवर्स बायस में, कौन फॉरवर्ड बायस में कैसे होते हैं, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक डायोड का यूज रेक्टिफायर में भी यूज होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो बॉक्स के अंदर है, ये रेक्टिफायर। उससे उधर तो ट्रांसफॉर्मर का तो यूज वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए होता है, बाकी जो रेक्टिफाई करने का काम है वो ये करता है। अब लेट सपोज यहां जो मैं इनपुट वोल्टेज दे रहा हूं, इनपुट वोल्टेज में दे रहा हूं V इनपुट। इनपुट कहां पे? यहां S1 S2 पे, वो ये, दिस इज इनपुट वोल्टेज। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा हूं टाइम के साथ। इसका क्या मतलब है? इस वोल्टेज का मतलब समझते हो? इसका मतलब है, देखो हम एक साइन डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव मतलब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव को बोल रहे हैं। एक डेफिनेशन के हिसाब से हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये जब भी पॉजिटिव होगा, ये जब भी हाई पोटेंशियल होगा S1, हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब S2 हाई पे जाएगा तो हम उस पोटेंशियल को नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
तो ये जो डायग्राम में पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रखा है, इसमें ये अब मानते हुए कि S1 जब हाई होगा तो प्लस, S1 लो चला गया, S2 हाई चला गया तो माइनस। S1 S2 में से कभी S1 हाई होगा, कभी S2 हाई होगा, फिर S1 हाई, फिर S2 हाई, इस तरीके से चलता है। तो हमने क्या किया, एक डायोड यहां लगा, जब भी S1 हाई होगा ये फॉरवर्ड बायस, S2 का जो वोल्टेज है सीधा सीधा यहां आएगा, लेकिन S1 का वोल्टेज डायोड की मर्जी है कि भाई खुद के ऊपर रखेगा या आगे भेजेगा, वो डायोड की मर्जी है। डायोड की मर्जी मतलब यदि डायोड फॉरवर्ड बायस है तब तो वो सीधा सीधा भेज देगा वोल्टेज को, अदरवाइज वो बंद कर देगा, करंट आगे जाने नहीं। तो आउटपुट हम यहां लेते हैं, इन दो टर्मिनल पे, इस लोड के अक्रॉस यहां आउटपुट लेते हैं, यहां हम क्या लेते हैं, आउटपुट। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहां मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ। देखो कैसा मिलेगा, जब S1 हाई है, इस वाले रीजन में S1 हाई, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया तो S1 का वोल्टेज सीधा सीधा यहां आ जाएगा, S2 का आएगा, मतलब जो इनपुट हम लगाएंगे एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ठीक। लेकिन जैसे ही नीचे निगेटिव का क्या मतलब हुआ, S2 हाई, S2 हाई मतलब S1 लो हो गया, जैसे ही S1 लो होगा डायोड रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये आगे पोटेंशियल नहीं जाने देगा, तो मतलब इसमें से करंट ही नहीं होगा, जब तक डायोड अलाउ नहीं करेगा करंट कैसे फ्लो करेगा, डायोड ओपन सर्किट, नो करंट, जब रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें जीरो मिलेगा। तो जैसे ही डायोड ये रिवर्स बायस होगा जीरो मिलेगा, फिर दोबारा से जब ये S1 हाई होगा फिर ये जाने देगा, फिर रोक देगा, इस तरीके से जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। तो ध्यान से देखो हाफ वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पूरी वेव में से आधा वेव को तो इसने रखा है और आधा खत्म ही कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि f है तो इसका टाइम पीरियड भी इतना ही है। देखो टाइम पीरियड यही था यहां से यहां भी टाइम पीरियड यही, मतलब फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहां इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहां इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 1 मिली सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसमें भी एक ऑसिलेशन 1 मिली सेकेंड में होगा, जिसमें से आधा मिली सेकेंड तो वोल्टेज कुछ रहेगा और आधा वोल्टेज मिली सेकेंड जीरो रहेगा। एक टाइम पीरियड उसको बोलते हैं जिसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करे, अपने पोटेंशियल को रिपीट करे। तो ये वाला भी यहां के बाद रिपीट कर रहा है, ये वाला भी यहां के बाद रिपीट कर रहा है, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, तो यहां के बाद रिपीट, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जितना टाइम पीरियड यहां उतना टाइम पीरियड यहां, जो फ्रीक्वेंसी यहां वो फ्रीक्वेंसी। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे ही दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो डायोड यूज करते हैं, जैसे वहां एक डायोड था यहां दो डायोड यूज करते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मर है स्पेशल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, इसे बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मली दो आउटपुट होते हैं, दो ही आउटपुट, दो इनपुट दो आउटपुट, लेकिन इसमें इनपुट तो दो हैं, आउटपुट 3 होते हैं, मतलब बीच में, सेंटर में, बीच में एक और टर्मिनल बाहर निकाल दिया, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। उसमें उससे क्या फायदा, आप देखो क्या करते हैं, जो दोनों बाहर वाले टर्मिनल हैं उनको तो सीधा दो डायोड से कनेक्ट कर दिया और सेंटर वाले से एक लोड कनेक्ट कर दिया और इन दोनों डायोड के इन टर्मिनल को इनसे कनेक्ट कर दिया, ऐसा डायग्राम बना दिया। अब क्या होगा, जब हम इनपुट देंगे, जब हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इनपुट वोल्टेज उसमें जो टाइम के साथ देंगे तो कभी ये वाला साइड हाई होगा तो फिर ये वाला साइड आएगा, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये, तो एक्चुअल में ऐसा साइनोसोडल वोल्टेज आएगा जिसमें कभी ये हाई होगा तो कभी ये।
जिस समय ये हाई होगा उस समय D1 काम करेगा, और जिस समय ये हाई होगा उस समय D2 काम करने लगेगा। दोनों में से एक डायोड एक बार में फॉरवर्ड बायस होगा, और जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा वो ही अपने वोल्टेज को इधर जाने देगा। ये तो रेफरेंस जीरो मान लो या कुछ भी एक पोटेंशियल मान लो यहाँ। तो ये जब हाई होगा तो हाई वोल्टेज यहां आ जाएगा, और जब ये वाला हाई होगा तो ये डायोड एक्ट करेगा तो ये हाई वोल्टेज यहां आ जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये तो रेफरेंस मान लो तुमने जीरो मान लिया या कुछ भी मान लिया, जब ये वाला हाई होगा तो हाई वोल्टेज आ रहा है इस वाले एंड पे, लेकिन जब ये वाला हाई आएगा तो हाई वोल्टेज दिया। तो ये वाला एंड हमेशा देखो हाई वोल्टेज पे, और ये वाला एंड हमेशा लो वोल्टेज पे इसके कंपेयर में। तो इससे क्या है, जो आउटपुट है इधर प्लस का मिलेगा हमेशा, इधर आउटपुट माइनस का। यहां इनपुट क्या था, कभी ये टर्मिनल प्लस कभी ये, कभी ये टर्मिनल प्लस कभी ये प्लस, कभी ये प्लस कभी ये प्लस, लेकिन आउटपुट को हमने कैसे ले लिया, हमेशा ये प्लस। तो हमारा जो आउटपुट होता है इस केस में वो कुछ ऐसा नहीं, आउटपुट जो होता है टाइम के साथ ऐसा मिलता है, ये हाई, फिर दोबारा भी पॉजिटिव, फिर दोबारा भी वही टर्मिनल पॉजिटिव, फिर दोबारा वही पॉजिटिव सब। लेकिन होता क्या है, एक बार में जब ये हाई है तो D1 काम करता है, और जब ये हाई पोटेंशियल पे है तब D2 काम करता है, D1 काम नहीं करता। फिर D1 काम करेगा, फिर D2 काम, ऐसे एक एक डायोड सीक्वेंस वाइज काम। तो ध्यान से देखो, हमने पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर लिया, मतलब पॉजिटिव में कर लिया। ये AC था, इसको DC बना दिया। DC का मतलब होता है कि हमेशा एक एंड पॉजिटिव दूसरा एंड नेगेटिव, AC में कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव, तो लो DC बन गया। लेकिन इसमें इस बार जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो गई। क्यों? अरे देखो, यहां एक पूरा टाइम पीरियड ओसिलेशन का यहां खत्म हो, लेकिन इसका तो एक ओसिलेशन यही खत्म हो गया, इसके बाद ही रिपीट कर गया, मतलब टाइम पीरियड उससे आधा हो गया। और जब टाइम पीरियड आधा होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट जो फ्रीक्वेंसी डालेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगी, डबल। डबल ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये जो आउटपुट वोल्टेज है एक अच्छा डीसी वोल्टेज नहीं है, ये एक अच्छा डीसी वोल्टेज नहीं है। अच्छा डीसी बनाने के लिए हम इसके साथ में फिल्टर यूज करते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर है, चाहे हाफ वेव है चाहे फुल वेव है, रेक्टिफायर के साथ में हम यहां पे ये जो लोड लगाया था ना RL, जिसके क्रॉस आउटपुट लिया था, उसी के पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था। इस कैपेसिटर का काम होता है इन रिपल्स को दूर करना। ये जो देखो, यदि नॉर्मल फिल्टर होता तो ये डॉट लाइन दिखा रही थी, डॉटेड लाइन दिखा रही थी, ऐसा आउटपुट आता। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, जैसे ही वोल्टेज नीचे जाने लगता है एनर्जी अपनी देने लग जाता है, और जैसे एक लिमिट से ज्यादा आता है एनर्जी वो स्टोर करने लग जाता है। तो कैपेसिटर का काम इस रिपल्स को दूर करना है और एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल बनाना। ये नीट 2023 में पूछा था कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो होता है रिपल्स को दूर करता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हमेशा आउटपुट में जहां लोड लगाते हैं ना ये RL, इसी के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर। देखो ये क्वेश्चन रहा हो, जो क्वेश्चन बताया था 2023। A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode, a center tap transformer, एक कैपेसिटर और एक लोड रेजिस्टेंस, ये चीजें रखता है। तो इनमें से कौन सा है जो रिपल्स को दूर करता है, याद रखना कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, पीएन डायोड को सर्किट में कैसे यूज करते हैं, और बेसिक उसके एप्लीकेशन का बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी से हट गया हो बेटा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे लग रहा है जितना अभी भी पूछा जाता है। ठीक है ना, ये हमारा 7 दिन का चैलेंज कंप्लीट होता है, और हमने पूरे 12th से इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। बेटा अभी हमने सिर्फ यहाँ से चीजें देखी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस और करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड समय था ना, सिर्फ 14 आवर, वो भी पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल से 13-14 के बीच में।
तो उतने समय में हमने पूरा 12th एटलीस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को हमने एक बार रिवाइज कर दिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।